गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे पुनर्जागरण और उसके कारण। पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण यूरोप में इत- पुनर्जागरण 1350 से 1550 ईस्वी के बीच में माना जाता है। साधारणतः आधुनिक यूरोप का आरंभ ही पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण शब्दावली उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध कराती है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के प्रारंभ के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। प्रारंभ में प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, सामंतवाद का पतन, गतिशील अक्षर, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ इत्यादि से है। इतिहासकार डेविस के शब्दों में पुनर्जागरण मानव के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को, जो कि मध्य युग में धर्म अधिकारियों द्वारा जकड़े एवं बंदी बना लिए गए थे, को व्यक्त करता है। फ्रांस के ही एक इतिहासकार जूल्स मिसलेट ने कहा है, दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज से तात्पर्य 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में उन भौगोलिक उपलब्धियों से है जिन्होंने अटलांटिक, प्रशांत एवं हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोल दिया और पुरानी दुनिया के लोगों को अमेरिका की नई दुनिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का परिचय करवाया। मनुष्य की खोज के अंतर्गत मानव शक्ति के उस पक्ष को लिया गया है जिसके द्वारा मध्यकालीन पोपशाही को अस्वीकार किया गया। हेनरी एस लूकस ने पुनर्जागरण का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के तरीकों एवं परिवर्तनों से है। उसने लिखा है कि इसका अर्थ इटली में के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए और 1600 ईस्वी में यूरोप के अन्य भागों में फैल गए। इसी प्रकार इतिहासकार सिमोन ने पुनरुत्थान की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह एक आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा पद्धतियाँ ग्रहण करने लगे थे। इसी प्रकार हेज ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म है, का प्रयोग दुर्भाग्यवश मध्यकाल के आधुनिक युग में परिवर्तन होने की संपूर्ण अवधि के लिए किया गया है, जबकि इस काल में आधुनिक यूरोप की राजनीति, अर्थशास्त्र तथा वैज्ञानिक संभावनाओं पर बल देने वाली कला एवं ज्ञान के शास्त्रीय रूप को पुनर्जागरण मिला था। इस प्रकार हम पुनर्जागरण को परिभाषित कर सकते हैं। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हो रहा था। परिणाम स्वरूप मनुष्य आधुनिक मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हो रहा था और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन प्रारंभ हुआ, जो कि उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। पुनर्जागरण के कारण, सबसे पहला कारण हम लेंगे धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध क्या थे? धर्मयुद्ध 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक जेरूसलम के पवित्र स्थान को लेकर मुसलमान और ईसाइयों के मध्य लड़े गए युद्ध को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी गई है। इस धर्मयुद्ध के कारण यूरोपवासी पूर्व के लोगों के संपर्क में आए जो कि ज्ञान के प्रकाश से आलोकित थे। पूर्वी देशों में अरब लोगों ने यूनान तथा भारतीयों के संपर्क से अपनी एक सभ्यता विकसित कर ली थी। धर्मयुद्धों ने यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन किया। इसके अलावा जो लोग धर्मयुद्ध करके लौटे उनका बौद्धिक क्षितिज अधिक विशद हो गया था। उन्हें अपने सीमित जीवन से अरुचि होने लगी थी। उन्हें अब तक जितनी भी आवश्यकताएं थी वो चर्च के द्वारा ही पूरी की जाती थी, किंतु जब लोग धर्मयुद्ध से लौटे तो उन्होंने अरस्तु के वैज्ञानिक अंक, अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शक अंक, कागज पश्चिमी यूरोप में धर्मयुद्धों का माध्यम से पहुँचे। इस प्रकार धर्मयुद्धों ने नवीन विचारों का प्रसार कर पुराने विचारों को, विश्वासों एवं संस्थाओं को क्षति पहुंचाकर महत्वपूर्ण काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण संभव हो सका। अब लेंगे हम व्यापारिक समृद्धि।
पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण था व्यापार का उदय। व्यापार मानव इतिहास में जितनी भी सभ्यता और संस्कृतियों का पल्लवन हुआ है उसके पीछे समृद्धि के द्वारा ही संभव हुआ है, या उसके पीछे समृद्धि ही रही है। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और कई भी यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम तथा माइनर तटों पर बस चुके थे। परिणाम स्वरूप व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। यूरोप में व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में 4 प्रकार से सहयोग किया। पहला, यूरोपीय व्यापारी जो व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में गए, वहाँ से नए विचार लेकर लौटे। दूसरे, व्यापार के विकास ने नए नगरों जैसे कि वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंगनवर, नूरेमबर्ग आदि को जन्म दिया, जिनमें मनुष्य अधिक स्वतंत्र चिंतन से रहने लगा और इन स्वतंत्र चिंतन के कारण विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ, ज्ञान के विकास में सहायता मिली। तीसरा, व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया और इस धन संग्रह ने व्यापारियों को विद्या उपार्जन का अवसर प्रदान किया। चौथा, व्यापारिक वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना करके उसके महत्व को कम करने की कोशिश की, क्योंकि चर्च सूद लेने को मना करता था, जबकि व्यापारियों ने इसका विरोध किया। तीसरा कारण हम लेंगे कागज और मुद्रण यंत्र, यानी छापे खाने का आविष्कार। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों को कागज बनाने की कला सीखी। पश्चिमी 15वीं शताब्दी में पूर्व कागज की छपाई बड़ी मुश्किल और महंगी थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने एक टाइपराइटर मशीन बनाई जो आधुनिक युग प्रेस की पूर्ववर्ती कहा जा सकती है। इस आविष्कार ने के क्रांतिकारी परिणाम हुए। अब अधिक और अपेक्षाकृत कम महंगी पुस्तकें छपने लगीं। एक अनुमान के अनुसार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप भर में लगभग 1 लाख हस्तलिखित पुस्तकें छपी उपलब्ध थी। मुद्रण का आविष्कार होने के 50 वर्षों के अंदर पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई, जब पहली बार इरेस्मस की पुस्तक छपी जिसके हाथों हाथ 2500 कॉपियाँ बिकी। अब जो ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार था वो अब समाप्त हो गया था। पुस्तकों में ऐसा लिखा है यह कहकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आवश्यकता होने पर जनता अब खुद पुस्तक खोलकर पढ़ सकती थी। चौथा पॉइंट लेंगे हम कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य का सदैव के लिए पतन हो गया, किंतु इसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में जो ज्ञानोदय हुआ उसके प्रभाव एवं प्रसार से ने नवयुग के आगमन की सूचना दी। तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, उनके अत्याचारों और पूर्वी रोमन साम्राज्य के अवशेषों को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। पहला, चूँकि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से स्थल मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। ये व्यापारियों को लूट लिया करते थे, अतः व्यापार बंद हो गया। जबकि यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री की और गर्म मसालों की मांग जबरदस्त थी, अतः दक्षिण पश्चिमी यूरोप के लोग किसी नए व्यापारिक जल मार्ग की खोज निकलने के लिए व्यग्र हो उठे और इस व्यग्रता ने ही अमेरिका की खोज की, भारत की खोज की। दूसरा, कुस्तुनतुनिया जो 200 वर्षों से ज्ञान और विज्ञान का महान केंद्र बना हुआ था, इस्लाम में नए दीक्षित बर्बर तुर्कों को इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। फलतः यहाँ से आजीविका की खोज में हजारों यूनानी विज्ञान दार्शनिक एवं कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में गए और ये जाते जाते अपने साथ उस ज्ञान के विशाल भंडार को ले गए। कहा जाता है कि अकेला कार्डिनल बेसियरिलोन